नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम हमारा गद्य 12 एक नई शुरुआत जिसके लेखक हैं झाकिर अली रजनीश, उसे समझने का प्रयत्न करेंगे। यहाँ पर जो हमारा गद्य है एक नई शुरुआत, उसके लेखक झाकिर अली रजनीश एक जाने माने सुप्रसिद्ध लेखक हैं, जिनकी वैज्ञानिक विषय लेखन में सविशेष रुचि है, यानी विज्ञान के विषय में लिखना उसे ज़्यादा पसंद है। उनके 4 वैज्ञानिक उपन्यास, 3 बाल उपन्यास, 18 बाल कहानी संग्रह सहित कुल 63 पुस्तकें प्रकाशित हैं। इनमें चमत्कार, सपनों का गांव, विज्ञान की कथाएं आदि मुख्य हैं। गिनी पिग, समय के पार उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। उत्कृष्ट लेखन के लिए विज्ञान कथा भूषण सम्मान, भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार, सर्जना पुरस्कार सहित अनेक सम्मान प्राप्त हुआ है। एक नई शुरुआत वैज्ञानिक संशोधन विषयक कृति है। इस कृति में मानव देह को तरंगों में रूपांतरित करके अन्य स्थान पर भेजने की आधुनिक टेक्निक और तत्संबंधी किए जाने वाले प्रयोगों का हैरत अंगेज वर्णन रोमांचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। यहाँ 2 वैज्ञानिकों की अद्भुत सिद्धि का वर्णन प्रस्तुत है। तो विद्यार्थी मित्रों, ये एक वैज्ञानिक संशोधन का जो अंश है उसे यहाँ पर लेखक ने हमें बताया है। किस प्रकार से उन्होंने संशोधन किया और किस प्रकार से उन्हें कौन सी मुश्किलें आई, ये सभी बातों का यहाँ पर बहुत ही रोचक ढंग में वर्णन हुआ है। तो इस गद्य को हम समझने का प्रयत्न करते हैं। प्रोफेसर रामिश और उनके सहायक माधवन के जीवन के वे अद्भुत क्षण थे। 2 वैज्ञानिक थे, एक तो थे प्रोफेसर रामिश और दूसरा था उनका सहायक माधवन। ये दोनों के जीवन में आज एक अद्भुत क्षण थी। उनके जीवन में आज वह होने वाला था जो अद्भुत ही नहीं, असंभव भी था। आज उनके जीवन में जो होने वाला था वो अद्भुत ही नहीं बल्कि असंभव भी था। मानवता के इतिहास में आज पहली बार मानव प्रक्षेपण यंत्र का परीक्षण संपन्न होने जा रहा था। तो मनुष्य के जीवन में, मनुष्य के इतिहास में आज पहली बार मानव प्रक्षेपण यंत्र का परीक्षण जो है वो संपन्न होने जा रहा है। प्रक्षेपण यानी फेंकना, तो परीक्षण यानी संशोधन। तो आज वो ऐसी एक चीज बनाने जा रहे थे, उनका संशोधन करने जा रहे थे, परीक्षण करने जा रहे थे, जो एक अलग ही मनुष्य के इतिहास की घटना थी। 2 अति शक्तिशाली कंप्यूटरों और द्रव्य विश्लेषण यंत्रों द्वारा निर्मित वह मानव प्रक्षेपण यंत्र 2 खंडों में विभक्त था। ये 2 भाग में विभाजित था। उसमें 2 कंप्यूटर थे और 2 विश्लेषण यंत्र थे और ये 2 भाग में विभाजित थे। यंत्र का एक भाग प्रोफेसर की प्रयोगशाला में तथा दूसरा भाग वहाँ से 5 किलो
500 मीटर दूर स्थित माधवन के घर में स्थापित किया गया। तो एक भाग जो था वो प्रोफेसर की प्रयोगशाला में था और दूसरा भाग वहाँ से 500 मीटर दूर स्थित माधवन के घर में रखा हुआ था। प्रोफेसर रामिस ने कंप्यूटर पर अंतिम कमांड देने के बाद गर्व से स्क्रीन की ओर देखा। उनका चेहरा एक विशेष प्रकार की आभा से दमक रहा था। आभा यानी प्रकाश, तेज। तो प्रोफेसर रामिस ने कंप्यूटर पर अंतिम कमांड दिया यानी स्विच दबाई और उसके बाद वो बड़े गर्व से कंप्यूटर की स्क्रीन की ओर देखने लगे। आज उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। कुछ ही पलों में कंप्यूटर ने प्रोसेस रेडी का सिग्नल दिया, यानी कुछ ही क्षण में कंप्यूटर ने कहा कि सभी प्रोसेस जो हैं, प्रक्रिया जो हैं, वो तैयार हैं, रेडी हैं। प्रोफेसर रामिस ने अपने सहयोगी माधवन को फौरन फोन करके अलर्ट कर दिया और धड़कते दिल के साथ कंप्यूटर चालित चैम्बर में प्रविष्ट हो गए और अगले ही क्षण मानव प्रक्षेपण यंत्र अपनी जटिल प्रक्रिया को संपादित करने में व्यस्त हो गया। जैसे ही कमांड दिया प्रोफेसर रामिस ने माधवन को फोन पर अलर्ट कर दिया और धड़कते हृदय के साथ कंप्यूटर पर संचालित चैम्बर में वो प्रविष्ट हो गए और अगले ही क्षण मानव प्रक्षेपण यंत्र अपनी जटिल प्रक्रिया को संपादित करने में यानी कि शुरू करने में व्यस्त हो गया। दूसरे छोर पर बैठा हुआ माधवन दम साधे कंप्यूटर स्क्रीन पर आंखें गड़ाए हुआ था। दूसरे छोर पर बैठा माधवन कंप्यूटर पर बराबर अपनी नजरें जमाए हुए था। प्रोफेसर का शरीर अपने मूल तत्वों से विभक्त होना प्रारंभ हो गया। तो प्रोफेसर माधवन का शरीर जो अपने मूल तत्व में था उनसे अलग होना, विभक्त होना यानी अलग होना शुरू हो गया। बस अब कुछ ही क्षणों की बात थी, लेकिन उस समय माधवन को एक क्षण 1 साल के बराबर लग रहा था और उसी अंतराल के बीच सहसा उसके दिमाग में वह घटना कौंध गई जब वह प्रोफेसर रामिस से पहली बार मिला था। तो बस अब कुछ क्षण की ही बात थी, लेकिन उस समय माधवन को एक क्षण 1 साल के बराबर लग रहा था और उसी अंतराल में यानी उसी के बीच में, अंतराल यानी बीच का समय, सहसा उनके मन में वो घटना कौंध जाती है। कौंधना मतलब चमक जाना, याद आ जाना, जब वह प्रोफेसर रामिस से पहली बार मिला था। वह ऐसा ही एक गर्म दिन था, यानी गर्मी का एक ऐसा ही दिन था जब वह प्रोफेसर रामिस के जिगरी दोस्त आनंद मेहता का सिफारिश पत्र लेकर पहली बार उनकी लैब में पहुंचा। तो माधवन प्रोफेसर रामिस के जिगरी दोस्त यानी बहुत गहरे दोस्त आनंद मेहता का सिफारिश वाला पत्र, यानी उनकी सिफारिश उसने की कि ये व्यक्ति अच्छा है, तो ये सिफारिश पत्र लेकर वो पहली बार उनकी यानी कि प्रोफेसर रामिस की लैब में पहुंचा था। उस समय वे अपने कंप्यूटर पर झुके हुए थे, यानी अपने कंप्यूटर पर कुछ कार्य कर रहे थे। माधवन का परिचय जानने के बाद प्रोफेसर रामिस ने सहर्ष उसे अपने साथ काम करने की अनुमति प्रदान की। माधवन ने एक नज़र प्रोफेसर के कंप्यूटर पर डाली, पर जब उसे कुछ समझ में नहीं आया तो उसने पूछ ही लिया, सर, आनंद सर ने बताया था कि आप किसी विशेष प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। एक नज़र वो प्रोफेसर रामिस के कंप्यूटर पर देखते हैं, लेकिन उस कंप्यूटर पर उनकी जो
क्रिया चल रही थी, प्रक्रिया, उस पर उसकी बात उसी समझ में नहीं आती है, तो वो प्रश्न पूछता है प्रोफेसर रामिश से कि सर, आनंद सर ने बताया है कि आप एक विशेष प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। प्रोफेसर रामिश ने माधवन के चेहरे की ओर देखा। अब प्रोफेसर रामिश माधवन के चेहरे की ओर देखता है, जैसे वे यकीन कर लेना चाहते हो कि माधवन से अपने प्रोजेक्ट की बातें शेयर की जा सकती हैं अथवा नहीं। वो इस प्रकार से माधवन की ओर देखता है, उनके चेहरे की ओर, कि वो एक बार उनका चेहरा पढ़ना चाहता है कि उनसे मैं अपने प्रोजेक्ट की बात कर सकता हूँ या नहीं। हालांकि माधवन के साथ आनंद की सस्तुति थी, लेकिन फिर भी उन्होंने माधवन की आंखों में झांककर उसे परख लेना उचित समझा। हाँ, माधवन की चिट्ठी उसके पास थी ही, जो ये साबित करती थी कि माधवन जो हैं वो अच्छा है, तभी तो आनंद ने उसे प्रोफेसर रामिश के पास भेजा था। फिर भी वो एक बार माधवन का चेहरा देखकर अपने आप ये बात समझ लेना चाहता है, उसे परख लेना चाहता है। उन्होंने एक लंबी सांस ली और फिर अपने ड्रीम प्रोजेक्ट मानव प्रक्षेपण यंत्र के बारे में माधवन को बताने लगा। तो पहले तो वो एक गहरी सांस लेते हैं, फिर अपने सपनों के प्रोजेक्ट यानी ड्रीम प्रोजेक्ट मानव प्रक्षेपण यंत्र के बारे में माधवन को समझाने लगता है। प्रोफेसर की बातें सुनकर माधवन का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया। तो प्रोफेसर रामिश की बात सुनकर माधवन का मुंह जो है वो आश्चर्य से खुला का खुला रह जाता है। आखिर जब उससे रहा न गया तो वह पूछ ही बैठा, सर क्या वास्तव में ऐसा संभव है? पूछता है कि क्या ये बात वास्तव में संभव है? प्रोफेसर रामिश ने माधवन की ओर ऐसा देखा जैसे कोई 10 साल का बच्चा हो। तो प्रोफेसर रामिश ने माधवन की और इस प्रकार से देखा जैसे कोई छोटा 10 साल का बच्चा हो, प्रश्न कर रहा हो। वे बोले, क्यों नहीं भेजा जा सकता? वो कहता है कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता? कहते हुए प्रोफेसर रामिश एक क्षण के लिए रुक गए, पर माधवन की ओर से कोई प्रतिक्रिया व्यक्त न होने पर वे रुके नहीं। लेकिन माधवन ने उसे कुछ कहा नहीं, तो वो रुके नहीं, उसने आगे कहा। उन्होंने अपनी बात आगे बढ़ाई, अरे भाई, ये तो तुमने 5वीं क्लास में ही पढ़ा होगा कि प्रत्येक वस्तु एक विशेष प्रकार के अणुओं से मिलकर बनती है। तो प्रोफेसर रामिश प्रोफेसर माधवन से कहते हैं कि तुमने 5वीं कक्षा में ही ये पढ़ लिया होगा कि प्रत्येक वस्तु एक विशेष प्रकार के अणु से बनती है। अणु परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। तो ये अणु परमाणु के मेल से बनते हैं और किसी भी परमाणु को आकर मिलता है उसके अपने भीतर मौजूद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के कारण। तो कहता है कि प्रत्येक अणु परमाणुओं से मिलकर बनते हैं और किसी भी परमाणु को आकार मिलता है उसके अपने अंदर जो मौजूद होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण। हाँ, ये तो बहुत सामान्य सी बातें हैं। माधवन ने इनकी बात का समर्थन किया। तो कहता है कि हाँ, ये बात तो बहुत ही सामान्य है, मैं जानता हूँ। यदि हमें किसी वस्तु की संरचना को समझना हो तो हम क्या करेंगे? हम उस वस्तु के अणुओं, परमाणुओं का अध्ययन करेंगे। अगर हमें कोई चीज़ के बारे में अगर जानकारी प्राप्त करनी है तो हम क्या करेंगे? तो हम पहले उस वस्तु की जो रचना है, संरचना है, उस संरचना को समझने का प्रयत्न करेंगे। हम उन
उस वस्तुओं के अणुओं परमाणुओं का अध्ययन करेंगे, यानी उनके बारे में समझेंगे, जानेंगे। प्रोफेसर ने बातों का सिलसिला आगे बढ़ाया। यह ठीक वैसा ही है जैसे किसी मशीन के अंदर कलपुर्जों की बनावट और उनके कार्य करने की विधि। कलपुर्ज यानी मशीनरी, मशीन के अंदर जो सामग्री होती हैं, उनके स्पेयर पार्ट होते हैं, उसे कलपुर्जा कहते हैं, यानी मशीन के पुर्जे। तो मैंने ये बात यहाँ पर लिखी है। तो माधवन मूर्तिमंत प्रोफेसर रामिश की बात सुन रहा था, तो बेचारा जैसे एक मूर्ति बन गया हो। प्रोफेसर का वक्तव्य जारी था। प्रोफेसर अभी बातें कर ही रहे थे। यह तो रही बनावट की बात। अब आती है किसी वस्तु को तरंगों के माध्यम से कहीं भेजने की बात। तरंगों के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह भेजने की बात। तुम्हें तो मालूम ही है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती। ये बात आप भी पढ़े हुए हैं, आपको भी पता है कि ऊर्जा जो है वो कभी नष्ट नहीं होती। हाँ, उसका स्वरूप परिवर्तित किया जा सकता, उनके स्वरूप को परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, आणविक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अब हम आणविक ऊर्जा को उदाहरण के रूप में ले लेते हैं। तो जो विद्युत ऊर्जा होती हैं उसे हम यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। उसी प्रकार आणविक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में हम बदल सकते हैं। अब हम आणविक ऊर्जा को उदाहरण के रूप में समझने का प्रयत्न करते हैं। यह ऊर्जा यूरेनियम, थोरियम आदि तत्वों को तोड़कर प्राप्त की जाती हैं। इस काम के लिए परमाणु रिएक्टर काम में लाए जाते हैं। इससे हम यह आसानी से समझ सकते हैं कि किसी भी वस्तु को उसके मूल तत्वों में तोड़ा जा सकता है, और अगर किसी वस्तु को उसके मूल तत्वों में विभक्त किया जा सकता है तो उन मूल तत्वों को आपस में जोड़कर उस तत्वों को दोबारा भी मूल रूप में प्राप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर प्रोफेसर रामिश माधवन को ये समझाने का प्रयत्न करते हैं कि यहाँ ऊर्जा यूरेनियम, थोरियम आदि तत्वों को तोड़कर प्राप्त की जाती है। इस कार्य के लिए जो परमाणु रिएक्टर हैं उसको काम में लाया जाता है। इससे हम आसानी से ये कर सकते हैं कि किसी भी वस्तु को अपने मूल तत्वों में अगर तोड़ा जा सकता है तो उसे उसके मूल स्वरूप में वापस भी लाया जा सकता है। यानी कि अगर किसी वस्तु को उसके मूल तत्वों में विभक्त हम कर सकते हैं तो उस मूल तत्वों को आपस में जोड़कर उस तत्वों को दोबारा भी मूल रूप में प्राप्त किया जा सकता है। हाँ, यह तो है, माधवन ने उसकी बात का समर्थन किया। प्रोफेसर रामिश ने अपनी बात आगे बढ़ाई, और तुम्हें यह भी मालूम है कि हमारा शरीर भी विभिन्न प्रकार के तत्वों से मिलकर बना है। बताते हैं कि हमारा शरीर भी अलग अलग प्रकार के तत्वों के मेल से ही बना है। हालांकि किसी वस्तु और जीवित प्राणी की संरचना में काफ़ी अंतर होता है। तो ये बताते हैं कि हम जीवित हैं और ये जो है वो एक निर्जीव पदार्थ हैं, तो उनकी संरचना में अलग अंतर होता है। लेकिन जो बातें किसी वस्तु के बारे में लागू होती हैं वही बातें जीवित प्राणियों के बारे में भी लागू होती हैं। यानी परमाणु से जो शरीर बना है, जिस प्रकार अणु से परमाणु बना है, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जिस प्रकार किसी वस्तु को उसके मूल तत्व में विभक्त और वापस उन तत्वों में जोड़कर उसके मूल रूप में पाया जा सकता है, तो उसी प्रकार
जीवित प्राणी के साथ भी यह प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। लेकिन यह दूसरी प्रक्रिया पहले के मुकाबले काफ़ी जटिल और श्रमसाध्य होगी। यानी पहले जो हुआ है उनसे ये बिल्कुल अलग और मुश्किल होगी। कहते हुए प्रोफेसर रामिश ने एक लंबी सांस ली। प्रोफेसर रामिश की बात सुनकर माधवन सम्मोहन की अवस्था में आ गए। अब तो वो सिर्फ एक सम्मोहित व्यक्ति की तरह उनकी बातें सुन रहा था। एक क्षण के लिए वह कुछ सोच ही न पाया कि प्रोफेसर के इस लेक्चर को सुनने के बाद वह प्रसन्नता व्यक्त करे अथवा शंका। तो प्रोफेसर रामिश ने जो बात प्रोफेसर माधवन को बताई, ये बात तो सुनकर वो ये सोच ही नहीं सका कि क्या करे। ये बात जो है वो सुनकर वो आनंद व्यक्त करे, प्रसन्न हो या शंका करे, क्योंकि ये बात उनकी समझ के बाहर थी। लेकिन अगले ही क्षण उसके दिमाग में एक सवाल कौंधा और वह बोले बिना न रह सका। लेकिन अगले ही क्षण उनके मन में एक विचार आया, कौंधा यानी आया, और वो बोले बिना नहीं रह पाया। सर, माना कि यह सारी प्रक्रिया संभव है, पर उससे यह कैसे सिद्ध होता है कि हम किसी भी व्यक्ति को बिना किसी साधन के दूसरी जगह भेज सकते हैं। कहता है कि आपने जो कहा वो सारी प्रक्रिया मानो कि संभव है, पर इससे यह कैसे ये बात सिद्ध होगी कि हम किसी भी व्यक्ति को बिना किसी साधन एक जगह से दूसरी जगह पर भेज सकेंगे, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर परिवर्तित कर सकेंगे। माधवन की बात सुनकर प्रोफेसर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान दौड़ गई। की बात सुनकर उसके चेहरे पर हल्की सी हंसी आ गई। वे बोले, मैंने कब कहा कि किसी फिल्म को एक खास प्रकार की तरंगों से परिवर्तित करके उसे एक स्थान यानी अर्थात टीवी सेट से प्रक्षेपित कर दूसरे स्थान यानी टीवी सेट पर प्राप्त करते हैं। उसी प्रकार हम पहले किसी वस्तु अथवा व्यक्ति को पहले उसके मूल तत्वों से विभक्त करके फिर उन तत्वों को एक विशेष प्रकार की तरंगों में परिवर्तित कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजेंगे। जहां उन तरंगों को ग्रहण किया जाएगा, वहां तरंगों को वापस मूल तत्वों में परिवर्तित करके उसके मूल रूप में पुनः बदल दिया जाएगा। तो कहने का अर्थ ये था, वे कहते हैं कि मैंने कब कहा कि बिना किसी साधन के हम किसी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज सकते हैं। मैं तो सिर्फ यह कह रहा हूँ कि जिस प्रकार हम किसी फिल्म को एक खास प्रकार की तरंगों से बदलकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रक्षेपित करते हैं, उसी प्रकार जिस प्रकार से टीवी में प्रसारित होने वाले दृश्यों की बात, एक टीवी सेंटर से जिस प्रकार दृश्य जो हैं, फिल्में जो हैं, चित्र जो हैं, वो वहाँ से तरंगित होते हैं और हमारे घर में जो टीवी सेट है उस पर आकर उसके मूल रूप में ये हमें दिखते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर लेखक का कहने का भाव ये है कि उनका शरीर जो है, जो उनके मूल तत्वों से परिवर्तित होकर दूसरे जगह जाएगा और वहाँ पर दूसरे जो यंत्र हैं उसमें वो फिर से अपने मूल रूप में आएंगे, यानी दूसरे जगह पर उसे मूल रूप में परिवर्तित करने की क्रिया जो है वो होगी। यानी कि दूसरे स्थान जैसे कि टीवी सेट प्राप्त कर लेते हैं, उसी प्रकार हम पहले किसी वस्तु अथवा व्यक्ति को पहले उनके मूल तत्वों में विभक्त करेंगे यानी अलग करेंगे, फिर उन तत्वों को एक विशेष प्रकार की तरंगों में बदलकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजेंगे, जहां उन तरंगों को फिर से ग्रहण किया जाएगा। वहां तरंगों को
वापस मूल तत्वों में परिवर्तित करके उसके मूल रूप में पुनः बदल दिया जाएगा। यानी एक व्यक्ति को अपने मूल रूप से परिवर्तित करके दूसरी जगह तरंगों के रूप में भेजा जाएगा। वहाँ पर जो एक यंत्र बना हुआ है वो उसके जो परिवर्तित जो अणु हैं उनमें फिर से पुनः उसे उसी प्रकार से बनाएंगे, फिर से उसे मूल रूप में लाने का प्रयत्न जो है वो करेंगे। और तभी अचानक माधवन की तंद्रा भंग हो गई, तभी जैसे वो नींद से जागा। कारण था मानव प्रक्षेपण यंत्र से जुड़ा पावर सप्लाई बॉक्स से उठने वाला धुआं। तो देखता है कि जो मानव प्रक्षेपण यंत्र बनाया था उसमें जो पावर सप्लाई था, उस पावर सप्लाई के बॉक्स में धुआं उठा। यह देखकर माधवन हक्का बक्का रह गया, डर गया। हक्का बक्का रह जाना यानी डर गया, देखते ही रह गया। उसने मॉनिटर पर एक उड़ती सी नज़र डाली। प्रोफेसर रामिश का शरीर तरंगों में परिवर्तित होकर प्रक्षेपण यंत्र के रिसीवर की ओर चल पड़ा। लेकिन अचानक हुई यह घटना, तो वो देखता है कि प्रोफेसर रामिश का शरीर जो है वो तरंगों में परिवर्तित होकर प्रक्षेपण यंत्र में के रिसीवर की ओर चल पड़ा था। लेकिन अचानक यह दुर्घटना घटी, जिनके कारण ये जो घटना थी वो अधूरी रह जाती है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज के दिन यहाँ तक हम समझे हैं। अगले वीडियो में हम दोबारा इस गद्य को आगे समझने का प्रयत्न करेंगे। तब तक के लिए अस्तु, जय हिंद।